सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोग भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं और जो कि सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से है। उसमें हमने प्राचीन आर्य भाषा जिसके अंदर वैदिक और लौकिक संस्कृत को पढ़ा था, मध्यकालीन आर्य भाषा जिसमें हमने पाली और प्राकृत को पढ़ लिया था। आज उसी के अंदर मध्यकालीन आर्य भाषा के अंदर तृतीय जो भाषा है वो हमारी अपभ्रंश के रूप में है। तो तृतीय जिसको तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि अपभ्रंश को किसने कैसे अपभ्रंश आई है, किस तरह से उसका विकास हुआ है, उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपभ्रंश तृतीय प्राकृत। ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश जो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंदर आती है इसको तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि तृतीय प्राकृत किसको कहा जाता है, तो अपभ्रंश को कहा जाता है। मध्यकालीन अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। ध्यान रखिएगा, जो अपभ्रंश है यहाँ प्रश्न बन रहा है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी किसको कहा गया है, तो अपभ्रंश को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे बनता है ये प्रश्न कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी। आप याद करिए कि हम मध्यकालीन के अंदर क्या क्या पढ़ाए हैं। एक हमने पाली पढ़ी, दूसरे नंबर पे हमने प्राकृत पढ़ी। अब तीसरी जो लैंग्वेज आ रही है ये बीच में है, एकदम अपभ्रंश है। और अपभ्रंश के तुरंत बाद जो आती है वो आधुनिक आ जाएगी, क्योंकि मध्यकालीन जो आर्य भाषा है ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो आप 2 पार्ट को आगे ले लीजिए। जो मध्यकालीन आर्य भाषा है इसमें पाली प्राकृत फ्रंट में आ गए, बीच में अपभ्रंश आई और अपभ्रंश के तुरंत बाद आधुनिक आ रही है। तो इसलिए पाली जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसके और आधुनिक के बीच की कड़ी किसको कहा गया है, तो अपभ्रंश को। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को क्या कहा, संधिकालीन भाषा भी कहा। संधिकालीन का मतलब है ये जोड़ रही है। ठीक है, ये आधुनिक से जुड़ रही है और इधर मध्यकाल में ये पाली प्राकृत से जुड़ी है। तो बीच में क्या है, अपभ्रंश है। तो आपको ध्यान रखना है ये संधि करा रही है, किसमें एक आधुनिक में संधि हो रही है और एक मध्यकालीन में, है ना। तो बीच में है अपभ्रंश हमारी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, संधिकालीन भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही आधुनिक आ रही है ना। इसलिए ये जोड़ है आधुनिक के साथ। तो पूछा जाएगा, वैसे ही आप समझ जाओगे कि अपभ्रंश के बाद ही आधुनिक जुड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मध्यकालीन और आधुनिक के बीच की कड़ी अपभ्रंश हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहे हैं कि इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को क्या कहा, संधिकालीन भाषा का। छोटा सा प्रश्न बन रहा है, विद्वानों का नाम नहीं है, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे बीच की कड़ी किसने माना है, तो शायद सुनीति कुमार चटर्जी इसको बोले हैं। इसको हम आगे देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल इतना जानते रहिए कि जो अपभ्रंश है ये मध्यकालीन और जो आधुनिक आर्य भाषा है उसके बीच की कड़ी कहा गया है। अगर बीच की कड़ी है तो यानी कि ये संधिकालीन भाषा है। ठीक है, संधि मतलब जोड़ होता है, ये दो को जोड़ रही है, इसलिए अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा गया है। अब एक रचना आ रही है वाक्यपदीयम। ध्यान रखें, इसके पहले आपने एक वाक्यपति राज करके एक रचनाकार भी पढ़े थे, है ना। वाक्यपति राज करके आए थे, तो यहाँ पे वाक्यपदीयम है। तो आप दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो वाक्यपति राज हैं ये रचनाकार है, इन्होंने क्या लिखी थी, गौड़ वहु लिखी थी। ठीक है, इनकी रचना गौड़ वहु थी। अब जो वाक्यपतीयम, वाक्य के साथ पद आ रहा है, जैसे आप बोलते हैं ना कि पद से फिर वाक्य बनता है, तो इसमें वाक्य के साथ पद शब्द भी आ रहा है। जब वाक्य में पद के साथ पदीयम जुड़ जाएगा, हम कहते हैं ना जैसे ध्वनि होती है, फिर उसके बाद ध्वनि के बाद वर्ण होता है, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद होता है, पद से फिर वाक्य बनता है। तो वाक्य पदीयम, पद भी आ रहा है इसमें। जब वाक्य के साथ पद देखने को मिलेगा तो ये रचना है किसकी, भर्तृहरि की, है ना। तो भर्तृहरि की ये रचना है। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि पहले हम प्राकृत में क्या पढ़ाए हैं, वाक्यपति राज को भी पढ़ाए हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो वाक्यपतीयम है ये भर्तृहरि की रचना है। ठीक है, इसको पहले याद रखिएगा। इनके अनुसार सर्वप्रथम व्याड़ी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि किसका कहना है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसका कहना है कि संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न। जैसे एक संस्कृत शुद्ध संस्कृत होती है ना, एक आपकी शुद्ध संस्कृत है, शुद्ध के बीच में कुछ
खराब जैसे लैंग्वेज आ गई, जो एकदम उनके जो संस्कृत की मानक होती है उसको पूरा नहीं कर रही है ना, ऐसे शब्दों को वो क्या कहते हैं, भ्रष्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे भ्रष्ट, जैसे आपको पता होगा, जैसे हम कभी कभी संस्कृत जैसे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में कुछ अंग्रेजी के वर्ड भी आ जाते हैं ना, जैसे हम लोग संस्कृत बोलते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे आ जाते होंगे जो संस्कृत की जो एक डेफिनेशन होती है कि वो शास्त्रीय परंपरा से चली है, वो कठिन होती है, थोड़ा क्लिष्ट होती है, वैदिक जो संस्कृत होती है तो उसकी मानक को पूरा नहीं करती है, तो शुद्ध संस्कृत ना होकर के थोड़ा सा उसमें उसका मूल रूप से हटके है, तो ऐसे शब्दों को भ्रष्ट कहा है। किसने कहा है, कहते हैं व्याडी ने, है ना, व्याडी ने कहा है। और किस रचना में व्याडी ने कहाँ पे कहा है, कहते हैं ये व्याडी ने ऐसा उसको भ्रष्ट या अशुद्ध शब्द को अभ्रंश कहा है, ये कहाँ पे मिलता है, तो भर्तृहरि के वाक्यपदीयम में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो आप अभ्रंश पढ़ रहे हैं इसको समझिएगा। आपने जो अभ्रंश पढ़ा है ना, ये अभ्रंश को किसने कहा था कि ये संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, संस्कार से च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्द है ना। तो अभ्रंश उन्हीं अशुद्ध शब्दों को अभ्रंश की संज्ञा दी। कैसे कह रहे हैं, देखिए, पहले तो संस्कार च्युत है ना, जो संस्कारों से रहित होती है, संस्कार च्युत ऐसे शब्द, और दूसरा भ्रष्ट, जो संस्कृत की परिपाटी को पूरा नहीं कर पा रही है, और तीसरा शब्द है अशुद्ध, मतलब वो संस्कृत नहीं है, अशुद्ध संस्कृत है ना। तो ये तीन शब्दों को इंडिकेट करते हुए इन तीनों के आधार पर इसको अभ्रंश करार दिया था। किसने, तो आपको याद रखना है व्याडी ने। ठीक है, व्याडी ने, ये संस्कृत के रचनाकार हुए हैं व्याडी, इन्होंने कहा था। और ये चीज़ इतना कहा था, ये कहाँ पे मिलता है, तो ये भर्तृहरि के वाक्यपदीयम में मिलता है। ठीक है, ये वाक्यपदीयम में मिलता है, ये मोस्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत के आचार्य के द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि अभ्रष्ट वो है, अभ्रंश वो है जो संस्कृत की परिपाटी को पूरा नहीं कर रही थी, मतलब मूल संस्कृत नहीं थी, या संस्कृत कहते हैं ना परिनिष्ठित भाषा है या मानक है, जो संस्कृत के लिए मानक शब्द थे उनकी पूर्ति नहीं कर पा रही थी। ऐसे शब्दों को व्याडी जो थे इन्होंने कहा कि वो संस्कार से च्युत है। कैसे शब्द, जो संस्कृत की परिपाटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे शब्द वो संस्कार से च्युत है, वो अशुद्ध शब्द हैं या वो भ्रष्ट शब्द हैं, और इन्हीं तीनों संस्कार से च्युत, अभ्रष्ट और संस्कार से च्युत, भ्रष्ट और जो अशुद्ध शब्द हैं, इन्हीं को अभ्रंश नाम दिया था। किसने, व्याणी ने। ठीक है, ये बात आपको कहाँ से पता चलती है, अगर प्रश्न बनता है तो हमको बताना है कि भर्तृहरि के वाक्यपदीयम में ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब देखिए आगे जब आप पढ़ते होंगे ना, जो नॉर्मली जो आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि अभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग आपको कहाँ देखने मिलता है, तो आपने जनरली ये क्वेश्चन देखा होगा कि पतंजलि के उसमें मिलता है हमको, है ना। तो ये चीज़ अलग है ना, पतंजलि से हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक बात दिमाग में रखनी है, अगर इस तरह से क्वेश्चन बन गया कि संस्कार च्युत, ये संस्कार च्युत पद और अशुद्ध शब्दों को लेके पढ़ गया, तब आप पतंजलि नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं कि सबसे पहले अभ्रंश का जो प्रयोग मिला है वो कहाँ पे मिलता है, हम पतंजलि की रचना में बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन तीन शब्दों को कोट करके अगर बोल दिया कि संस्कार च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को, जो संस्कृत के मानक शब्दावली को नहीं पूरा कर पा रही थी, ऐसे शब्दों को किसने क्या कहते हैं, अभ्रंश कहा था, कि संस्कृत विद्वान ने कहा था, तब पतंजलि नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये व्याडी के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इन शब्दों के साथ व्याडी अभ्रंश इन मानक, संस्कृत के मानक को पूरा न करने के कारण कहे हैं। ठीक है, और ये व्याणी जो कहे हैं, व्याडी ये कहाँ पर कहे हैं, किससे पता चलता है कि व्याडी ने कहा है, तब हमको याद रखना है जो भर्तृहरि हुए हैं ना, भर्तृहरि, इनकी रचना जो वाक्यपदीयम है उसमें कहा गया है, ये बात हमको याद रखनी है। ये क्लियर हुआ। ये शब्द जो वाक्यपदीयम का जो श्लोक है, जो आपके उनके द्वारा कहा गया है ना, भर्तृहरि के द्वारा यही कहा गया है। देखिए, शब्द संस्कार हीनो, है ना, शब्द संस्कार जो ऊपर आप पढ़ के आए ना, सेम वही लिखा है बिल्कुल, बस संस्कृत में है। जैसे ही शब्द संस्कार हीनो आ जाए, यही शब्द संस्कार से अभी पढ़ा ना, संस्कार च्युत, भ्रष्ट, अशुद्ध, तो आपको उसी से ये जो संस्कार से हीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये वाक्यपदीयम का श्लोक है। अगर श्लोक देख के पूछते हैं, जैसे ही संस्कारहीन देखेंगे तो सीधे लगा दीजिए कि ये वाक्यपदीयम का श्लोक है। और अब अगर वाक्यपदीयम का श्लोक है, ये ठीक
ठीक है। अगर पूछ दिया ये किसकी रचना है, किसने लिखा था, तब आपको भर्तृहरि का नाम भी याद होना चाहिए क्योंकि इन्होंने वाक्यपतिराज में लिखा था। लेकिन ये किसके लिए लिखा था पूछे, तब आपको याद रखना ये व्याडी के लिए इन्होंने लिखा था। ठीक है, 3 प्रश्न इनके श्लोक से बन रहे हैं क्योंकि व्याडी स्पेशली आके नहीं कहे हैं कि ये है। ठीक है, यह आपको पता चलता है उनके वाक्यपदीयम रचना से। और वाक्यपदीयम रचना किसकी है, भर्तृहरि की है। और किन 3 शब्दों को कोट कर रखा है, संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्द, क्योंकि ये संस्कृत के मानक शब्दों को पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए व्याडी ने इसको ऐसा कहा। ये वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने बताया है। 2-3 बार रिवाइज करा दिया है, इसको अच्छे से दिमाग में रखना क्योंकि पतंजलि जहाँ पे आएंगे ना वहाँ पे फिर दिमाग चक्कर खाएगा, तो दोनों मिक्सअप होंगे। ये 3 शब्द से आप व्याडी को लगाएंगे। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि व्याडी ने इसको संस्कारच्युत या भ्रष्ट या अशुद्ध शब्दों के रूप में कहा है, तब आपको बताना है कि ये वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने बताया। ठीक है, तो श्लोक क्या है, श्लोक देखिए। श्लोक कहते हैं कि शब्द संस्कारहीनो यो गौरीति प्रयुयुषते तम अपभ्रंशः मिच्छन्ति विशिष्टार्थः निवेशिनम, है ना। शब्द संस्कारहीनो यो गौरीति प्रयुयुषते तम अपभ्रंशः मिच्छन्ति विशिष्टार्थः निवेशिनम। ये जो श्लोक है ये वाक्यपदीयम का है और इसके आधार पर जब संस्कारहीन शब्द आ रहा है तो व्याडी ने इन शब्दों के आधार पर ही उसको क्या कहा है, अभ्रंश शब्द से संज्ञा दी है। ठीक है, व्याडी की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोता, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना ये मिलती नहीं है। ठीक है, दुर्भाग्यवश ये लुप्त है, इनकी रचना मिलती नहीं है। बस एक रचना प्रश्न बनाने के लिए हमारे पास आ गया कि लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह किसकी रचना है ना, तो लक्ष्य श्लोकात्मक जो रचना है ये व्याडी की है ना। लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह। ठीक है, लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, लक्ष्य करके लाख याद कर लेना, लाख श्लोक वाली रचना, ऐसे आप याद कर सकते हो ना। लाख श्लोक व्याडी ने दिए थे, है ना, व्याडी ने दिए थे। तो लक्ष्य से आप लाख कर लीजिए, श्लोकात्मक संग्रह लाख श्लोकों का संग्रह। ठीक है, तो लाख श्लोकों का संग्रह रचना किसकी थी, तो व्याडी की थी, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, ये अनुपलब्ध है। ठीक है, ये अब मिलती नहीं है कह रहे हैं। अब व्याडी और भर्तृहरि का वाक्यपदीयम का यहाँ पे काम खत्म हो गया है, उनको अब दिमाग में बिठा के छोड़ दीजिए। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में चलिए अभ्रंश के लिए। अब आ रही है दूसरी बात। अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक, ये प्रमाणिक है। ठीक है, अगर आपसे सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। 2 प्रश्न आपके पास अलग अलग हैं। ठीक है, अगर प्रमाणिकता की बात करते हैं तो प्रमाणिकता के आधार पर पतंजलि के महाभाष्य में अभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिला है। अब अगर प्रश्न बनता है कि प्रमाणिक आधार पर अभ्रंश शब्द का प्रयोग किसके रचना में देखने को मिलता है, तब आपको बताना है पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है ना। हमने वहाँ भी तो लिया था, वहाँ भी क्या लिया था, उन्होंने भी तो संस्कारच्युत कहा था, है ना, उन्होंने भी तो अशुद्ध कहा था क्योंकि वो संस्कृत की परिपाटी को पूरा नहीं कर रहे थे। वैसे ही अगर ये अपने महाभाष्य लिख रहे हैं तो महाभाष्य में उसको अपशब्द कहते हैं। अपशब्द का मतलब क्या हुआ है, गलत शब्द ही तो है ना, चाहे आप इसको संस्कारच्युत कह दो, अशुद्ध कह दो, लेकिन ये जो यूनिक शब्द है ये पतंजलि से ही जुड़ेगा, है ना। ये जुड़ेगा किससे, पतंजलि से जुड़ेगा, क्योंकि अपशब्द के लिए अगर कोई जाना जा रहा है तो वो पतंजलि के साथ जुड़ा हुआ है ना। जैसे संस्कारच्युत में हम व्याडी लिख रहे हैं, वैसे ही अपशब्द के लिए हम किसको जानेंगे, पतंजलि को। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है और महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जो अष्टाध्यायी पढ़ी थी ना, इनको यहाँ पे महाभाष्यकार कहा गया है। आपको एक चीज़ पढ़े होंगे आप लोग कि अष्टाध्यायी जो थी ये पाणिनि की रचना थी ना। अष्टाध्यायी किसकी रचना थी, ये पाणिनि की रचना थी। और इसमें कुछ कमी लगी तो इसमें वार्तिक लिखे थे, इस पर वार्तिक लिख करके वार्तिककार, या इनको 3 नाम से जानते हैं, है ना। एक वार्तिककार भी कहा जाता है और वररुचि भी कहा जाता है, वररुचि, है ना, और कात्यायन भी कहा जाता है।
ठीक है, कात्यायन। तो ये 3 नाम एक के हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो कात्यायन थे इन्होंने अष्टाध्यायी की पाणिनि पे वार्तिक लिखे थे, इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। मूल नाम देखा तो जाए तो वरुचि है, और दूसरे इनको कात्यायन नाम से भी जानते हैं। तो जब इन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखी, तब फिर बाद में इन्होंने उस पर भाष्य लिखा था पतंजलि ने। ठीक है, अष्टाध्यायी पर ही भाष्य लिखा, तो ये 2 नाम से जाने लगे। एक तो इनका नाम पतंजलि मिलता ही है, दूसरा इनको भाष्यकार भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे महाभाष्यकार इनको फिर उपाधि मिल गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी पर क्या लिखा था, भाष्य लिखा था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि महाभाष्यकार। तो महाभाष्यकार पतंजलि को क्यों कहा जा रहा है ना। तो इन्होंने महाभाष्य लिखा था। जो यहाँ पे महाभाष्य शब्द आप सुन रहे हैं, तो ये अष्टाध्यायी पर लिखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभ्रंश का जो प्रमाणिक प्रयोग मिलता है, ये पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अभ्रंश का प्रयोग किसके रूप में किया है, तो अपशब्द के समानार्थक के रूप में। अब आपके लिए एक प्रश्न आ गया ना कि अभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थी रूप में कौन कर रहे थे, तो हमको बताना है पतंजलि। अब पूछेंगे कहाँ पर किया था अपशब्द के समानार्थी रूप में, तब आपको बताना है अपने महाभाष्य में। ठीक है, ये श्लोक इनका इसी में से मिल रहा है। भूयाम सो अपशब्दा। अब ये अपशब्द शब्द से आप पकड़ेंगे, है ना। जैसे ही अपशब्द आ गया श्लोक में, तो ये किसकी हो जाएगी, ये आपकी पतंजलि की हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ये पतंजलि की हो जाएगी। ठीक है, अपशब्द श्लोक में भी आपको वही चीज़ दिख रही है, इसलिए आप उसको ध्यान रखेंगे। तो कह रहे हैं कि भूयाम सो अपशब्दाः अल्पियांसः शब्दाः इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहो अपभ्रंशा, है ना। जो ये अपशब्द हैं वही अपभ्रंश हैं। ये कहने वाले कौन है, तो पतंजलि हैं। अब यहाँ पे हमारा दो पॉइंट पूरा। एक आपने देखिए, एक आपने व्याड़ी वाला पद पढ़ा जिसमें मुहर लगाई थी भर्तृहरि ने, है ना। दूसरा पद आप पढ़ रहे हैं पतंजलि वाला, है ना, अपभ्रंश के विषय में। तो ये दूसरा मत पतंजलि का हो गया। अब तीसरा मत देखिए, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। तो तीसरा अगर आपसे प्रश्न मिलता है कि अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, प्राचीन शब्द याद रखना। जैसे ये अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरणों की बात आती है, तो तीसरे कवि जुड़ जाएंगे भरत मुनि, है ना। तो इनके वहाँ पे नाट्य शास्त्र में आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने उसको क्या कहा है, वहाँ पे विभ्रष्ट नाम से बताया है। ठीक है, ये विभ्रष्ट, अपभ्रंश को विभ्रष्ट नाम कहते हैं। तो तीनों को आप सीक्वेंस में याद करेंगे कि अपभ्रंश के लिए आपके दिमाग में कैसे स्ट्रक्चर आपका बैठाना है। ठीक है, सबसे पहले व्याडी का जिक्र आया, जो संस्कृत के आचार्य हैं। तो इन्होंने कहा करके हमको कौन बताते हैं, भर्तृहरि बताते हैं अपने वाक्यपदीयम रचना में। इसके बाद दूसरा नंबर पतंजलि का आता है, जहाँ पे प्रमाणिक रूप में कहा जाता है कि इन्होंने अपशब्द को अपभ्रंश कहा है अपने महाभाष्य में। ठीक है, और अब तीसरा नाम आ रहा है कि अगर आप वहाँ पे क्या कहते हैं, एक प्राचीन उदाहरण के रूप में अपभ्रंश को पाते हैं। प्राचीन उदाहरण कहाँ पे अपभ्रंश के मिलते हैं, तो प्राचीन, सबसे प्राचीन क्या था, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र मिलते हैं। इन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा, तो इन्होंने उसमें विभ्रष्ट कहा। एक एक शब्द जरूर यूनिक से याद करिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, उसको विभ्रष्ट कहा है। ठीक है, अब है भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग चंड कवि 6ठी शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण में किया है। अब देखिए, चौथा मत जो आ रहा है चंड कवि के लिए आ रहा है, ध्यान रखेंगे, चंड कवि के लिए। अब जैसे हमने ये व्याड़ी पढ़े, भर्तृहरि ने मोहर लगाई थी, वैसे ही चंड कवि पे 2 लोग लगा रहे हैं, एक भोला और एक भोले का उदय कर लीजिए ना, भोला और उदय नारायण। ठीक है, तो भोला और उदय नारायण कहते हैं कि 6ठी शताब्दी में एक चंड नाम के कवि हुए थे, और उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था कि ये जो अपभ्रंश है उसका प्रयोग वहाँ पे हुआ था, है ना। तो भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड जो कवि हुए थे 6वीं शताब्दी ने, इनकी जो रचना है चंड कवि की, इसको याद करिएगा, प्राकृत के लक्षण दिए थे ना, तो उसमें लक्षण दिखे थे कहते हैं। ठीक, तो प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया था। और इनके क्या वहाँ पे मिलते हैं, न लोपो अपभ्रंशे अधो रेफस्य। तो यहाँ पे आप इस रेफस्य शब्द से पकड़िएगा, ये कौन, न लोपो अपभ्रंशे अधो रेफस्य, है ना, प्राकृत लक्षणम में इन्होंने कहा है। तो किसकी पंक्ति है, न लोपो अपभ्रंशे अधो रेफस्य। रेफ वाला बात कौन करते हैं, तो ये चंड कवि करते हैं। ठीक है, चंड कवि।
अब हमारे पास आ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, हिंदी साहित्य का जब इतिहास आप पढ़ते हैं तब आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि जो अभ्रंश नाम पहल बल्भी गुजरात में पड़ता है ना, बल्भी गुजरात में पड़ता है। बल्भी के राजा जो थे धारसेन द्वितीय, ये राजा थे बल्भी के, है ना, द्वितीय, इनके शिलालेख में मिलता है। तो अभ्रंश नाम का पहल उल्लेख बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। कौन मानते हैं? अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो शुक्ल जी मानते हैं, ठीक है। उस शिलालेख में ये जो राजा धारसेन द्वितीय हैं, उस शिलालेख में क्या बताया कि इनके पिता कौन थे? गुह्यसेन थे, ठीक है, गुह्यसेन थे। वैसे यहाँ पे गुह्यसेन लिखा है, लेकिन आप शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है गुह्यसेन करके, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आएगा चाहे हाँ पे या लग के आए, चाहे गुह्यसेन करके आए। तो गुह्यसेन विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत 650 के पहले की संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है, ठीक। अब हमारे पास मत क्या आ रहा है कि शुक्ल जी जो कह रहे हैं वो तो बता रहे हैं, शुक्ल जी के समय प्रेजेंट हैं, जो बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय हैं वो एक शिलालेख को छपवा रहे हैं। तो वो अपने पिता के बारे में बता रहे हैं। उनके पिता का नाम है गुह्यसेन, जिनका समय क्या बता रहे हैं? संवत 650 बता रहे हैं, ठीक है, 650। तो गुह्यसेन का समय भी पूछे तो ध्यान में रखेंगे, संवत 650 माना है। और गुह्यसेन ने ही तीनों लैंग्वेज, है ना, जो संस्कृत थी, प्राकृत थी और अभ्रंश थी, जैसे हेमचंद्र भी तीनों लैंग्वेजों का प्रयोग करके आए हैं, वैसे ही संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश, पाली इसमें नहीं है, ठीक है। तो संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का उनके पिता के उसमें वो मिलता है, वो तीनों भाषाओं के कवि थे। ऐसा कौन बताते हैं? धारसेन द्वितीय बताते हैं अपने शिलालेख में, ठीक है। ये शुक्ल जी का मत हो गया, ठीक। अब आते हैं भामा। भामा कह रहे हैं कि भामा ने काव्यालंकार रचना किसकी है? भामा की है, ठीक। इसमें अभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। देखिए, अभ्रंश को इन्होंने अभ्रष्ट नहीं कहा, इन्होंने अपशब्द नहीं कहा, इन्होंने विभ्रष्ट नहीं कहा, बल्कि अच्छा कहा है। अभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा कौन मानते हैं? सबसे डिफरेंट यूनिक क्वेश्चन है ना। सबने, किसी ने विभ्रष्ट कहा, किसी ने संस्कारच्युत कहा, किसी ने उसको अपशब्द कहा, लेकिन काव्योपयोगी भाषा के रूप में इनको कौन मानते हैं? कि जैसे संस्कृत है, प्राकृत है, वैसे ही अभ्रंश आई और ये भी काव्योचित शब्द, अच्छा सा एक शब्द उसके लिए लिख रहे हैं कि अभ्रंश जो थी एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित है। तो ये इतना सुंदर कहने वाले कौन है? भामा है, ठीक है। भामा की रचना क्या है? काव्यालंकार है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा कहने वाले एक ही लोग हैं ना, जिसने ये कहा कि काव्योपयोगी भाषा है अभ्रंश भी, तो ऐसा मानने वाले भामा अपने काव्यालंकार में कहते हैं। इनकी जो पंक्ति मिलती है उसको आप लोग देखेंगे। ये कहते हैं संस्कृतम प्राकृतम चांद अभ्रंशम इति त्रिधा, है ना। तो इन्होंने त्रिधा, मतलब ये त्रिधा शब्द को पकड़ेंगे, त्रिधा, है ना, त्रिधा मतलब तीन भाषाओं को, संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश, इति त्रिधा कहते हैं। तो संस्कृतम प्राकृतम चान्यद अपभ्रंशम इति त्रिधा, तो त्रिधा कौन कहते हैं? भामा, है ना, त्रिधा भामा कहते हैं। तीनों भाषाओं को काव्योपयोगी मानते हैं, ठीक है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश को। तो इन्होंने कोई बुराई नहीं करी, जैसे और उन्हें इसको अपशब्द कह दिया। आपको उधर देखिए पतंजलि ने अपशब्द बोल दिया, उधर व्याड़ी का पढ़ते हैं तो व्याड़ी कहते हैं कि संस्कारच्युत है अपभ्रंश या अशुद्ध है ना, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अगर आप भरतमुनि को लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या कहते हैं? विभ्रष्ट है ना। लेकिन काव्योपयोगी कौन कह रहे हैं? भामा कह रहे हैं, आपको याद रखना है। और इनकी जो सेंटेंस में त्रिधा आया है ना, तो त्रिधा से तीन लैंग्वेजों की बात कर रहे हैं। त्रिधा मतलब अभ्रंश और प्राकृत और संस्कृत, तीन त्रिधा, है ना। तो ये भामा कहते हैं त्रिधा को। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अणा भाषा कहा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये प्रश्न में बना हुआ है कि किसने अभ्रंश को अणा भाषा कहा है। तो अणा भाषा कहने वाले किशोरी हैं, ठीक है, अणा भाषा किशोरी की है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश और मिश्र इन चार भागों में व्यक्त किया है। अभी हमने त्रिधा पढ़ा भामा ने, अब चार में मानेंगे कौन? दंडी, ठीक है। चार मानने वाले कौन है? दंडी। इनके उसमें आपको चतुर्विधम दिखेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, है ना। क्या कहते हैं? तदे तद वाङ्मयः भूयः संस्कृतः प्राकृतः तथा अपभ्रंशश्च
मिश्र ये चेत्या हुसर या चतुर्विधम, है ना। तो 4 मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? 3 तो आप वैसे ही ले लीजिए। एक इन्होंने प्राकृत कहा, एक अपभ्रंश कहा, ठीक है, एक इन्होंने संस्कृत कहा और एक इन्होंने मिश्र शब्द दे दिया, ठीक है। ये मिश्र मतलब तीनों का मिश्र कह लो, चाहे जो हो। मिश्र को ये 4 के रूप में लेते हैं, जो चतुर्विंशतः चतुर्विधम कहते हैं ना, तो चतुर्विधम। तो चतुर्विध कहने, त्रिधा कहने वाले भामा, चतुर्विध कहने वाले दंडी हो जाएंगे। किस में कहा है? काव्यादर्श में कहा है, ठीक। हरियाणा भाषा कौन गए हैं? हरियाणा भाषा कहे हैं किशोरीदास वाजपेयी, ये आपको याद रखना है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। 2 शब्द आ रहे हैं, ठीक। अपभ्रंश को आभीर, ठीक है। आभीर कौन कहते हैं? हरियाणा भाषा किशोरी कहते हैं। तो अपभ्रंश को आभीर कौन कहते हैं? तो अपभ्रंश को आभीर कहने वाले भी कौन है? दंडी, है ना। इसी को फिर कहते हैं, देखिए आभीर शब्द अगर आपको याद रहेगा तो इनकी कोटेशन भी आप पकड़ लेंगे कि आभीरादि गिरथः काव्येष्वभ्रंशः इति समृता। जैसे ये आभीरादि से सेंटेंस शुरू होगा तो ये दंडी का है। दंडी ने अपभ्रंश को आभीर कहा है, ठीक है। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, अभी पढ़ के आए थे ना, विभ्रष्ट भरत मुनि कहे थे, है ना। भरत मुनि ने कहा था। आभीर, आभीर भी अभी पढ़े हैं, दंडी ने कहा था। अवहंस तो नहीं पढ़े हैं। अवहट्ट अभी आप आगे पढ़ेंगे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के उसमें पहली बार मिलता है ना। ज्योतिरीश्वर ठाकुर अवहट्ट शब्द का पहली बार अपनी रचना में प्रयोग किए हैं। ऐसे आता है, पटमंजरी है और अवहत्थ है, ठीक है। एक अवहत्थ शब्द आता है। अवहत्त शब्द का प्रयोग भी स्वयंभू के उसमें हुआ है, ये बात ध्यान रखना। ये मोटी मोटी जानकारी है कि किसने किया है। तो अवहत्त स्वयंभू के रचना में, अवहट्ट जो है ज्योतिरीश्वर के रचना जो मिलती है उनकी, है ना, उसमें मिलता है। और आभीर अभी हमने पढ़ा, दंडी ने कहा है। विभ्रष्ट हमने पढ़ा, भरत मुनि ने कहा है। तो ये सब शब्दों को ध्यान भी रखना है हम लोगों को, ठीक। तो इसके बाद अब देखेंगे अपभ्रंश के निम्नलिखित वेग। इसको करने से पहले एक बार मैं सामान्य तरीके से इसका रिवीजन करा दूं। तो आपको याद रखना है, इसमें हमारे पास जो लेखक आए वो कौन कौन आए, है ना। एक तो हमारे पास पहली बार में व्याणी आए थे, अपभ्रंश को लेकर व्याणी आए हैं। ये हमको लेखकों के नाम याद रखने हैं। अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर हमको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले व्याडी आए थे और व्याडी का मार्फत आया था, मतलब जैसे भर्तृहरि के अकॉर्डिंग आए थे, है ना। इनकी वाक्य पदियम के अनुसार इनका जिक्र आया था। इसके बाद दूसरे जो हमने इसमें पढ़े थे, उसके बाद तुरंत पतंजलि आए थे, ठीक है। दूसरे लेखक में पतंजलि आए थे। और तीसरे लेखक में हमने पढ़े थे, पहले नंबर पे हमारे पास व्याडी आए थे। और किसने इनके, ये स्पेशली अपने आप नहीं आए थे ना, तो भर्तृहरि के अनुसार लाए गए थे वाक्य पदियम रचना में, है ना। जो वाक्य पदियम रचना थी उसमें इन्होंने इनके बारे में बताया था। दूसरे हमने पढ़ा था कि पतंजलि आए थे, है ना। पतंजलि आए थे तो इन्होंने इनकी जानकारी अपभ्रंश के बारे में किसकी दी थी? इनके महाभाष्य में मिलती है, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य में दिया था, ठीक है, महाभाष्य में दिया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके बाद जो आए थे तीसरे नंबर पे वो भरत मुनि आए थे। इन्होंने अपने जो नाट्य शास्त्र है इनका, उसमें इन्होंने जिक्र किया था अपभ्रंश का, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भोलानाथ, भरत मुनि के तुरंत बाद भौ आएंगे ना, भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण, ठीक है। उदय नारायण आए तो इन्होंने इसमें बताया था कि ये चंड कवि इनके मार्फत आए हैं। 2 लोग मार्फत आए हैं, ध्यान रखिएगा। व्याड़ी का जिक्र जैसे उन्होंने किया है, भर्तृहरि ने वाक्य पदियम में किया है, वैसे ही भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण कहते हैं कि चंड नाम के कवि हुए थे, वो भी उनको लेके आए हैं। और चंड कवि की रचना का जिक्र किया इन्होंने, प्राकृत लक्षण, ध्यान ना, चंड के लक्षण दिखे गए थे, तो प्राकृत लक्षण इनकी रचना है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद जो 5वें नंबर में हमें मिलते हैं, तो 5वें नंबर में शुक्ल मिल जाते हैं हमको। और 6ठे नंबर में हमको कौन मिलते हैं? किशोरी मिल जाते हैं। एक किशोरी मिल जाते हैं हमको, किशोरीदास, जो राणा भाषा करते हैं, है ना। तो किशोरीदास हमको मिल जाते हैं। एक हमको मिलते हैं
भामा हमको मिल जाते हैं। भामा ने काव्यालंकार में जिक्र किया है और शुक्ल मैं बता ही दी हूँ आपको। इसके बाद हमको भामा के बाद कौन मिलते हैं, दंडी मिलते हैं। अब आपको एक बात दिमाग में रखनी है, आपने कितने कवियों को अभ्रंश के लिए पढ़ा है। देखिए व्याणी के बारे में पढ़ा जिन्होंने अभ्रंश पे दिया, फिर पढ़िए पतंजलि के बारे में दिया है ना, फिर आपने भरत मुनि के बारे में पढ़ा 3, फिर आपने भोलानाथ और उदय नारायण के उसमें पढ़ा, फिर आपने 5वां नंबर शुक्ल का पढ़ा, 6ठा नंबर आपने किशोरी का पढ़ा, 7वां नंबर आपने भामा का पढ़ा और 8वां नंबर आपने दंडी का पढ़ा। 8 कवियों को आपको दिमाग में रखना है और 8 को अगर आप दिमाग में रख लिए ना तो आपको रचना खुद ही आ जाएगी कि उन्होंने किस तरह से किया। एक बार उसको फिर से सोचिए कि क्या क्या आए थे। एक व्याड़ी आए थे, व्याड़ी के बारे में बताने वाले कौन थे, भर्तृहरि थे और वाक्यपदियम, क्योंकि 2 रचनाएं ऐसी है ना जो खुद कवि नहीं आया है, ठीक है। जो अभ्रंश के बारे में बोले वो कवि नहीं आया, उनको लाया गया है। तो व्याड़ी को लाने वाले कौन थे, 2 हैं, केवल 2 हैं जो लाए गए हैं। ध्यान रखना, एक भोलानाथ तिवारी और एक उदय नारायण है जो चंड कवि को लाते हैं, ठीक है। भोलानाथ और उदय नारायण चंड कवि को लाते हैं जिनकी रचना का नाम है प्राकृत लक्षण। और ऐसे ही जो हमारे पहले कवि के रूप में आते हैं भर्तृहरि, इनकी वाक्यपदियम रचना है, उसमें ये लाए हैं, किसको लेके आए हैं, व्याड़ी कवि को। तो ये 2 तो आपको ऐसे याद करना कि व्याड़ी और चंड लाए गए हैं किनके द्वारा, तो उन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चंड को लाने वाले उदय नारायण और भोलानाथ तिवारी थे और इसको व्याड़ी को लाने वाले भर्तृहरि थे, ठीक है। इन दोनों का नाम अलग से याद करिए। अब सिंगल नाम है। व्याड़ी हो गए, व्याड़ी के बाद आपने पढ़ा पतंजलि को पढ़ा, पतंजलि के बाद आपने पढ़ा, आप सीक्वेंस अपने आप गड़बड़ाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 8 का नाम आप सोचिए। एक पतंजलि, सबसे पहले व्याड़ी, व्याड़ी के बाद पतंजलि, पतंजलि के बाद आपने किशोरी को पढ़ा था, किशोरी के बाद आपने भामा भी पढ़े थे, भामा के बाद आपने दंडी भी पढ़े थे, दंडी के बाद आपने क्या पढ़ा था, दंडी के बाद आपने वो पढ़े थे, क्या कहते हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ा था आपने। फिर क्या पढ़े थे, भोलानाथ और उदय नारायण पढ़े थे, ठीक है। और एक आपने पढ़े थे शुक्ल जी। तो शायद हो गए होंगे 6, 7, 8, है ना। तो 8 हो गए। इसको बार बार रिवाइज करिएगा कि हमने जब अभ्रंश पढ़ा था तो कितने 8 कवि पढ़े थे, कि अभ्रंश पे जो अपना मत दिए। जब आपको कवि याद हो जाएंगे ना तो आप फिर अभ्रंश में भूलेंगे ही नहीं कि अभ्रंश में किससे जुड़ रहा था या अभ्रंश से प्रश्न कौन था। पहले कवियों को तो पढ़िए कि वो कवि कौन थे जो अभ्रंश पे बोले हैं, है ना। तो कवि जो हैं सबसे पहले व्याणी हैं, फिर उसके बाद पतंजलि हैं, फिर उसके बाद किशोरी को भी पढ़ा हमने, फिर उसके बाद दंडी को भी पढ़ा हमने, भामा को भी पढ़ा हमने, शुक्ल जी को भी पढ़ा हमने, भोलानाथ और उदय नारायण तिवारी को भी पढ़ा और हमने भरत मुनि को भी पढ़ा है। अब इन कवियों को आपने पढ़ा है तो इनकी रचना याद कर लीजिए। अगर व्याड़ी आ रहे हैं तो आपको याद करना है कि व्याड़ी तो आए थे लेकिन इनकी रचना तो वहाँ पे हमने ऐसे नहीं पढ़ा था। व्याणी के बारे में तो उन्होंने बताया था, किसने बताया था, भर्तृहरि ने बताया था और अपनी रचना वाक्यपति राज में बताया था कि उन्होंने इस तरह से बोला है। लेकिन हाँ, इनकी एक रचना जरूर आई है जिसको क्या कहते हैं, लक्ष्य, इनकी जो रचना है उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है लक्ष्य, व्याड़ी की रचना को कहा गया लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, ठीक है, लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह। लेकिन व्याड़ी की रचना लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह अनुपलब्ध है, मिलती नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पतंजलि का जिक्र आया तो पतंजलि का महाभाष्य है जिसमें अभ्रंश के बारे में बोला गया है, ठीक। और इसके बाद अगर पतंजलि का हो गया तो भरत मुनि को याद करिए। भरत मुनि आप पढ़े हैं तो भरत मुनि का क्या था, तो भरत मुनि के लिए हमने याद किया कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उनका ग्रंथ याद कर लिया। फिर इसके बाद दूसरे कौन थे, शुक्ल थे। तो शुक्ल का तो पूरा कोटेशन ही मिलता है कि बल्लवी के राजा धार से नृति के जो शिलालेख में अभ्रंश का पहली बार प्रयोग हुआ है वो अपने पिता गुहिसेन जो अभ्रंश प्राकृत और संस्कृत के कवि माने हैं उन्होंने। तो ये तो पूरी कोटेशन ही है उनके, है ना, उनका ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में ही ये बात को कहा है। और इसके बाद पूछते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिख दीजिए। अगर आपने इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा तो आपको ये कोटेशन वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं शुक्ला आपके हो गए। अब दंडी पढ़िए। दंडी का हमने क्या पढ़ा, दंडी का हमने जो दंडी हैं दंडी का हमने काव्यादर्श पढ़ लिया, है ना। भामा आए थे, भामा का हमने काव्यालंकार पढ़ लिया। किशोरी दास का कोई रचना नहीं आई है, उन्होंने केवल वर्णना भाषा कहा है। अभ्रंश को ये हमको याद कर लेना है ना। किसी की रचना नहीं आई है तो वो कौन है, केवल किशोरी दास है। और एक आते हैं हमारे पास उदय नारायण और भोलानाथ, तो इन्होंने भी कोई रचना नहीं, केवल ये कहा कि 6ठी शताब्दी के जो चंड कवि थे उनके उसमें हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इतना खाका आप तैयार कर लिए
अब इसके बाद थोड़ा सा इनकी रचना इनकी देखिए। अब यहाँ पे जो मेन आते हैं अभ्रंश को कहा क्या गया था, ठीक है। तो अब इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। एक तो आपने पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, संस्कार च्युत, है ना, संस्कार च्युत, और पढ़ा था भ्रष्ट, है ना, और पढ़ा था विशुद्ध, विशुद्ध नहीं अशुद्ध, है ना, अशुद्ध। तो ये शब्द किसने प्रयोग किए थे, तो ये व्याड़ी ने कहे थे, है ना, ये व्याड़ी के थे, और व्याड़ी का श्लोक मिलता है। अब ये कहाँ पे ये चीज़ कही गई है, तो इसके लिए आपको याद करना है ये वाक्य, वाक्य पदीयम में कही गई है ना, वाक्य पदीयम में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये अलग है क्योंकि वाक्य पदीयम भर्तृहरि की रचना है ना, उसी में ये चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये याद रखना, ये 3 चीज़ें अभ्रंश के लिए आई हैं, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा था अपशब्द, है ना, अभ्रंश को अपशब्द कहा है। तो अपशब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो हमको पता है ये महाभाष्य में हुआ है ना, महाभाष्य में हुआ है। आपको यही पूछेंगे, और ये किसकी रचना है आपको पता होनी चाहिए, ये पतंजलि की है ना, ये पतंजलि की हो गई। अब आता है तीसरा नंबर आता है विभ्रष्ट, है ना। अब हमने विभ्रष्ट भी पढ़ा है ना। विभ्रष्ट के लिए क्या आ गया, विभ्रष्ट के लिए नाट्य शास्त्र आ गया, है ना, या ये कह लीजिए कि विभ्रष्ट जो है ये भरत मुनि ने कहा था अभ्रंश के लिए, है ना, भरत मुनि ने कहा था। और बात तो अभ्रंश की हो रही है ना, तो हमको तो यही सीखना है, विभ्रष्ट भरत मुनि ने कहा था, कहाँ पे कहा था, तो इनका जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है, ये आपको पता ही है ना। अब चौथी जो बात आती है वो है ऋणा भाषा, है ना। तो ऋणा भाषा ये सीधे सीधे है, ये किसने कहा था, तो ये किशोरी ने कहा था, है ना। बात अभ्रंश के लिए आ रही है, तो ऋणा भाषा अभ्रंश के लिए कौन प्रयोग किए थे, तो किशोरी किए थे, ठीक है। और इसके बाद आती है कि ज़्यादा उनका तो जो भोलानाथ तिवारी और वो है, वो तो केवल इतना कहते हैं कि सबसे पहले जो अभ्रंश का प्रयोग है वो हमको चंड कवि के उसमें मिलता है। तो उनकी कोई ऐसी नहीं है कि कोई शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये है कि अभ्रंश को, पांचवा आपके पास आता है कि अभ्रंश को काव्योपयोगी कौन मानते हैं, है ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। किसी ने अभ्रंश को, हर जगह तो पढ़ रहे हैं कि वो विभ्रष्ट है, हर जगह पढ़ रहे हैं ऋणा भाषा है, वो पढ़ रहे हैं संस्कार च्युत है, लेकिन किसी ने उसको काव्योपयोगी भी तो कहा है। तो ये काव्योपयोगी कहने वाले कौन है, भामा है। इनकी रचना का नाम क्या है, काव्यालंकार है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। काव्योपयोगी एक ही लोग कह रहे हैं और उनका नाम क्या है, भामा है, ठीक है। और इसके बाद एक और आते हैं क्या कहते हैं, दंडी, है ना। दंडी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इसमें वो कहा था, है ना, गलत शब्द कहा था, बल्कि वो यही कहते हैं कि क्या कहते हैं, चतुर्थय करके कहते हैं ना, जिसमें संस्कृत प्राकृत अभ्रंश और मिश्र मिला के चतुर्विधम कहते हैं, तो 4 भाषाओं को। लेकिन इन्होंने भी एक शब्द का प्रयोग किया था, इसको आपको याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आभीर, है ना। अगर पूछे आभीर, अभ्रंश के लिए आभीर शब्द का प्रयोग कौन करते थे, तो ये दंडी करते थे। रचना इनकी काव्यादर्शी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने 6 शब्द पढ़े हैं। मैं ये जो 5 यहाँ पे हो रहा था, छठा जो आभीर शब्द लाई हूँ ये। अब हमने अभ्रंश के लिए 6 शब्द पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभ्रंश के लिए 6 शब्दों को आपको दिमाग में बिठाना है कि अभ्रंश, क्योंकि अगर दिमाग में यही नहीं रहेगा कि ये जैसे ही आपके लिए आ गया ना, संस्कार च्युत, है ना, और अशुद्ध, है ना, अशुद्ध, और क्या कहते हैं भ्रष्ट, ये किसके लिए कहा गया है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए अभ्रंश को कहा गया है ना। अब ऐसे विभ्रष्ट आ जाए तो पूछे कि विभ्रष्ट किसको कहा गया है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि विभ्रष्ट अभ्रंश को कहा गया है ना। और ऐसे ही फिर हमने पढ़ा था ऋणा भाषा किसको कहा गया है, ये भी तो प्रश्न है, ऋणा भाषा किसको कहते हैं, ये ऋणा भाषा अभ्रंश को कहा गया है ना, ये हो गया। और इसके बाद अपशब्द किसको कहा गया है, अपशब्द किसको कहा गया है, ये भी अभ्रंश को कहा गया है ना। अब बचा आभीर, है ना। आभीर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये भी अभ्रंश के लिए हुआ है ना। तो इतना अगर आप जान लगे। और ये एक शब्द है काव्योपयोगी, ये किसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है, ये भी अभ्रंश के लिए हुआ है। अब इतना अगर आप जान गए कि अभ्रंश को ही ये सब कहा गया है, तो आप आराम से अब इसको जैसे पहले निकाली थी, अभी मैं बता दी कि सारे शब्द अभ्रंश के लिए हैं। तो संस्कार च्युत, विशुद्ध, भ्रष्ट, ये कहने वाले व्याड़ी थे। कहाँ कहा था, तो वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने कहा था। विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग आया तो हमने कहा ये भी अभ्रंश के लिए प्रयोग हुआ है। कहा किसने, भरत मुनि
ने नाट्यशास्त्र में कहा। रणा भाषा किसको कहा गया? अपभ्रंश को कहा गया। किसने कहा, कहाँ कहा? तो ये किशोरी दास वाजपेयी ने कहा। कहाँ कहा इसका जिक्र नहीं मिलता है। अपशब्द का प्रयोग है। अपशब्द किसने प्रयोग किया था? तो सीधे याद करिए कि पतंजलि ने किया था और अपनी रचना महाभाष्य में किया था, है ना। आभीर शब्द आ गया। आभीर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि दंडी ने किया था। और कहाँ पे किया था? दंडी की एक रचना मिलती है काव्यादर्श, काव्यादर्श में किया था। काव्योपयोगी अपभ्रंश को कौन कहते हैं? काव्योपयोगी किसके लिए हुआ था? अपभ्रंश के लिए हुआ था। काव्योपयोगी किसने कहा था? तो ये कहा था भामा ने अपने काव्यालंकार में। तो ये जितने भी शब्द आपके पास आ रहे हैं ये अपभ्रंश के हैं, ठीक है। तो जब आपने इसको क्लियर कर लिया, उनकी रचना पढ़ ली, 2-3 बार उल्टे सीधे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको हिंट मिलेगा, तो आप इसको पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें जो भोलानाथ तिवारी और वो आते हैं उदय नारायण, उसको आपको दिमाग में बिठाना है कि उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है। बस इतना बताया है कि एक चंड नाम के कवि हुए थे 6वीं शताब्दी में, वहाँ से अपभ्रंश की शुरुआत मानते हैं, ठीक है। तो शुरुआत वाले हम 3 बातें पढ़ते हैं। अगर सबसे पहले शुरुआत मानते हैं तो व्याड़ी से भर्तृहरि मानते हैं। अगर शुरुआत अपभ्रंश का जो प्रमाणिक प्रयोग मानते हैं कि अपभ्रंश प्रमाणिक रूप में प्रयोग में आई थी, तो जो सर्वमान्य है वो पतंजलि का महाभाष्य है ना। अब अगर उदय नारायण और भोलानाथ के अनुसार पूछते हैं तो 3 मत आपको याद रखने हैं। ये सारे प्रथम वाले हैं, ठीक है, तीनों मत प्रथम वाले हैं। तो 3 मत में देखिए, अगर खाली प्रथम पूछा जाता है तो सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग व्याणी ने किया था, ये मानने वाले कौन है? भर्तृहरि है, ठीक है, खाली प्रथम में। और अगर प्रथम प्रमाणिक रूप में कहते हैं, प्रथम प्रमाणिक अपभ्रंश का पता कब चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य में चलता है, ये पता है। अब यहाँ पे जो प्रथम कवि के रूप में उदय नारायण और भोलानाथ ने माना है, तब आएगा, तब हमारे चंड कवि हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चंड कवि की रचना जरूर याद करना। इसमें प्राकृत लगा हुआ है, बात अपभ्रंश की हो रही है लेकिन प्राकृत के साथ लक्षण लगा हुआ है, ठीक है। इसको प्राकृत की रचना मत समझिएगा। प्राकृत के साथ लक्षण लगा है तो ये अपभ्रंश की रचना है इनकी, ठीक है। तो अब ये 3 प्रथम मान रहे हैं। ये चीज़, हर एक चीज़ मैंने छोटा छोटा करके समझाने का प्रयास किया है कि प्रथम कौन कौन कैसे माने हैं। जो भर्तृहरि माने हैं, इन्होंने कहा कि पहली बार प्रयोग अपभ्रंश का व्याणी की रचना में हुआ। इन्होंने कहा है ना, ये कहे हैं भर्तृहरि की वाक्यपदियम में कि पहली बार जब अपभ्रंश का प्रयोग हुआ तो व्याणी द्वारा हुआ था, है ना। लेकिन अगर प्रमाणिक शब्द लग जाता है कि सबसे अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक कौन सा है, तब पतंजलि का महाभाष्य हो जाता है। लेकिन अगर उदय नारायण और ये भोलानाथ को कोट करके कहते हैं कि इन्होंने अपभ्रंश का प्रथम कवि किस कवि ने अपभ्रंश का प्रयोग किया था, तब चंड कवि हो जाएंगे जिनकी प्राकृत लक्षण रचना है, ठीक है। ये प्रथम वाले हो गए। शुक्ल जी का कोटेशन सबको रटा हुआ है। अगर वो आते हैं तो बल्लभी गुजरात में है, वहाँ जो गुह्यसेन थे उनके बेटे जो धारसेन द्वितीय थे, उन्होंने शिलालेख छपवाया था। तो उसी शिलालेख पर उन्होंने अपने पिता को क्या बताया था कि वो 650 संवत 650 कितने पहले के हैं बताइए, जब वो अपभ्रंश और अपभ्रंश प्राकृत और संस्कृत में रचना कर रहे थे। तो इसलिए वो शिलालेख को शुक्ल जी क्या मानते हैं? पहले मान लेते हैं ना, वहाँ से हुआ अपभ्रंश का प्रयोग, ये शुक्ल मानते हैं। अब शुक्ल के अनुसार पूछेंगे तब आपको बल्लभी के धारसेन के साथ चले जाना है। अगर भोलानाथ और हाँ, इसी में एक शुक्ल को भी आप ऐड करेंगे ना। शुक्ल ने अपभ्रंश का प्रयोग किससे माना है? तो बल्लभी के शिलालेख को माना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिएगा, हमने क्या पढ़ा? अपभ्रंश के लिए विभिन्न नाम है ना। तो अपभ्रंश को आप विभ्रष्ट कह सकते हो, आभीर कह सकते हो, अवहंस कह सकते हो, अवहट्ट कह सकते हो, पट्टमंजरी कह सकते हो, अवहत्थ कह सकते हो, अवहट कह सकते हो, अवहट कह सकते हो। अब आप सारे नाम देखिए, आपको विभ्रष्ट अपभ्रष्ट सही लग रहा है ना, अपभ्रंश आभीर भी लग रहा है, अवहंस भी लग रहा है, अवहट्ट। बाय द वे अगर ये पूछ दिया ना पट्टमंजरी, तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि पट्टमंजरी किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना, पट्टमंजरी भी अपभ्रंश को कहते हैं। यही मोस्ट हो जाता है। सारे आपको नाम समझ में आ रहे होंगे, लेकिन पट्टमंजरी नहीं समझ में आ रहा है। पट्टमंजरी किसको कहा गया है? अपभ्रंश को, ठीक है। एक नाम पट्टमंजरी भी है। तो अब अगर इन नामों को देखते हो, विभ्रष्ट हमने भरतमुनि का देख ही लिया, आभीर हमने दंडी का देख लिया, और अवहट्ट नाम ज्योतिरीसर के उसमें आता है, अवहत्त स्वयंभू ने प्रयोग किया है ना। 4 तो हमको मिलते हैं। पट्टमंजरी, अवहट्ट और अवहट्ट का हमको जिक्र कम मिल पाता है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा।
तो इतना हमको नाम याद करना है कि अपभ्रंश के क्या क्या नाम हैं। तो विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पटमंजरी, आवहत, औहट और अवहट सब मिल रहे हैं, है ना। तो अपभ्रंश के बाद जो भाषा थोड़ा बदली तो अवहट्ट या अवहत्थ कहा जा रहा था उसको, ऐसा हमको मिलता है ना। तो बस केवल एक पट्टमंजरी को याद रखना। पट्टमंजरी किसको कहते हैं, ये प्रश्न अगर बन गया तो गलत होने की संभावना है, ध्यान रखिएगा पट्टमंजरी को। पट्टमंजरी किसको कहते हैं, तो ये अपभ्रंश को कहते हैं। ठीक, आगे देखिए अब क्या कह रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। अब ये हमारे पास विद्वान दिए हैं, नमी साधु हैं, मार्कंडे हैं, याकोबी हैं, तागरे हैं और नामवर सिंह हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारे पास नाम दिए हैं और पांचों ने अपभ्रंश को के भेद बता रखे हैं ना। अपभ्रंश के क्या क्या भेद होते हैं, तो अगर अपभ्रंश के भेद से हमको रचनाएं पूछी जाती हैं कि अपभ्रंश के भेद, यहाँ सीधे उठा देंगे कि किसने उपनागर, आभीर और ग्राम्य ये अपभ्रंश को माना है। ठीक है, ये आपको अगर याद आ रहा होगा तो मैंने आपसे एक बार कहा था कि आप उस पर ग्राम्य भाषा, ये जो ग्राम्य आप देख रहे हो ना यहाँ पे, मैंने आपको ऐसे पढ़ाते समय कहा था कि ग्राम्य भाषा को याद रखना। जब ग्राम्य के साथ भाषा लगेगी तो वो कौन सी किसका हो जाएगा करके बताया था, तो पैसाची का, है ना। मैंने उस समय बताया था कि पैसाची के लिए ग्राम्य भाषा, जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना कि पट्टमंजरी अपभ्रंश के लिए नाम आया, एक नाम पट्टमंजरी भी अपभ्रंश का मिलता है। वैसे ही जब ग्राम्य के साथ भाषा लग जाता है तो ये पैसाची का एक नाम है ग्राम्य भाषा, वो भी यूनिक था वहाँ पे। जब पिछला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे समझाया है आपको कि ग्राम्य भाषा कहने पर डाउट मत करिएगा, क्योंकि ग्राम्य भाषा जो है वो पैसाची के लिए आई है। पैसाची का एक नाम ग्राम्य भाषा भी है। अब यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है, आपको ग्राम्य दिख रहा है ना, लेकिन इसमें भाषा नहीं लगी है, तो इसी में कन्फ्यूजन होने की चांसेस रहते हैं। तो जो ये ग्राम्य शब्द दिए हैं ये खाली ग्राम्य है, लेकिन अगर इसमें भाषा जुड़ गया ना तो ये पैसाची हो जाती। पैसाची का एक नाम ग्राम्य भाषा है, इसको हम पहले पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो ग्राम्य है, ग्राम्य कितना छोटा सा अंतर है, अगर आप देखो तो ग्राम्य है तो ग्राम्य क्या है, अपभ्रंश है। ठीक है, अपभ्रंश है, ग्राम्य मतलब अपभ्रंश का भेद है। और ग्राम्य भाषा हो जाएगी तो ये पैसाची का नाम है। ठीक है, पैसाची का दूसरा नाम है ग्राम्य भाषा। और अगर ग्राम्य होती है तो ये अपभ्रंश का क्या है, आधार, ये क्या कहते हैं, अपभ्रंश के भेद हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ग्राम्य है, अपभ्रंश का भेद है, ग्राम्य भाषा है, पैसाची का नाम है। अब देखिए नमी साधु, सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले इन कवियों को याद कर लीजिए, है ना। पहले तो है नमी साधु और न से ही आपको नामवर मिल रहे हैं, दो को एक साथ याद कर लीजिए। यानी कि अपभ्रंश के जो भेद बताए हैं दो लोगों ने न से बताए हैं, एक नमी साधु हैं और एक नामवर हैं। ठीक, अब ये दो को एक साथ याद करिए, याकोबी और तागरे। ठीक है, याकोबी, नमी साधु और नामवर एक साथ याद करेगा, क्योंकि दोनों 9 से आ रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया ना अपभ्रंश के भेद करने वाले विद्वान कौन है, तो दो नाम आपको 9 से मिलेंगे, एक नमी साधु, एक नामवर सिंह। अब एक याकोबी और एक ये यहाँ पर तो तागरे लिखा है, कहीं कहीं तगारे भी मिलता है ना। तो याकोबी और तगारे को एक साथ याद कर लीजिए, याकोबी और तगारे, है ना। ये थोड़ा सा बाहर वाले जैसे नाम लग रहे हैं, याकोबी और तगारे। और एक हमारे मार्कंडे ही हो गए, मार्कंडे। ठीक है, एक अलग से मार्कंडे हो गए। तो हमारे पास 5 नाम आ रहे हैं, नमी साधु और नामवर सिंह, याकोबी और तगारे या तागरे, और एक हमारे पास मार्कंडे। तो 5 लोगों ने डिवाइड कर रखा है। ठीक, अब सबसे पहले नमी साधु की पढ़ेंगे, तब फिर नामवर की पढ़ेंगे, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, फिर याकोबी और तागरे की पढ़ेंगे, तब लास्ट में मार्कंडे की पढ़ेंगे, ताकि वो हमको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो और इजी इसको बना लेते हैं ना। तो सबसे पहले आप पढ़िए, इनके नामों को क्रम से रख लीजिए ना, ऐसे रख लेते हैं ताकि हमको ये अच्छे से याद हो जाए। जैसे सबसे पहले हमने नमी साधु को पढ़ा, लास्ट में हमने नामवर को पढ़ा, है ना, नामवर को। और फिर इसके बाद सेंटर में हमारा जो नाम आ रहा है बीच में, वो याकोबी आ रहे हैं। ठीक, याकोबी, और याकोबी के जस्ट नीचे तागरे हो गए, और तागरे के जस्ट ऊपर हमारे मार्कंडे हो गए, है ना। ऐसे आप ऐसे ही सेट करिएगा। तो इसमें से पहले आप इनको पकड़ लीजिए, बीच वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं के हैं। और यहाँ से आपके इन दो को छोड़ करके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होते हैं। तो सबसे पहले ये पूर्वी कहते हैं, फिर इसके बाद पश्चिमी कहते हैं, फिर पश्चिमी के बाद देखो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना। पूरा पश्चिम तो आपको सीक्वेंस में लिखना है याकोबी के, लेकिन अब जैसे पूर्व पश्चिम, फिर उत्तर होता है, फिर दक्षिण होता है ना,
जैसे आपको नहीं याद हो रहा है तो जैसे आप चारों दिशाओं का नाम लिख लो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस उत्तर को काट दो, फिर दक्षिण आपके पास बच रहा है तो यहाँ पे फिर उत्तर लिख दो, ऐसे कर लेना, ताकि जैसे दिमाग कभी कभी याद नहीं कर पाता है जैसे, तो वहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। जैसे इन्होंने जो कहा है फिर से समझिएगा इसको, सबसे बीच वाले से आप शुरू करना ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, है ना। तो एक बार मैं शुरू से इसको लिखती हूँ, अच्छे से आप समझिएगा। सबसे पहले मैं लेखकों का नाम मैं लिख रही हूँ, है ना। जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं नमी साधु को लिख रही हूँ, ऐसे ही आप याद रखिएगा कि पहले नंबर में हमने नमी साधु पढ़े थे, फिर 5वां नंबर हमने नामवर का पढ़ा था। दोनों ना याद कर रखे हैं ना, तो हमको आसानी से याद हो जाएगा। ना याद किए थे। तीसरे नंबर में बीच में हमने याकोबी को याद किया था, है ना, याकोबी, है ना, या ये कह लीजिए नमी साधु और नामवर या ये मतलब दोस्त थे, यार थे, है ना। तो याकोबी यार से याकोबी हो गए, है ना। तो ये हो गए। अब नमी साधु नाम किसका था? मार्कंडेय का था, है ना। मार्कंडेय को याद कर लीजिए, मार्कंडेय, है ना। अब जब मार्कंडेय हो गए तो याकोबी के साथ इनके तगारे या तागरे आ रहे हैं, ठीक है। ये अब आपके 5 नाम आराम से हो गए। अगर इसी तरह से करोगे तो पहले नमी साधु और नामवर को लिखना, नामवर और नमी साधु यार थे, क्या ना, यार से याकोबी हो जाएंगे, बीच में एकदम 3rd नंबर पे रखना है ना। और नाम किसका था? फिर नाम में चले जाना, नाम किसका था? मार्कंडेय का था, तो मार्कंडेय लिख देना दूसरे नंबर पर। और फिर याकोबी आपके पास है तो इन्हीं से मिलता जुलता तागरे, है ना, दोनों अलग जैसे नाम लग रहे हैं। जब आपके पास ये हो जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लाइन उठानी है याकोबी की, औरों को छोड़ दो, अभी दिमाग नहीं करना, केवल हम अपभ्रंश के वो पढ़ रहे हैं, उपभेद, है ना। अपभ्रंश को जो उपभेद बताए हैं उसके जो भेद होते हैं उनको बता रहे हैं। तो याकोबी ने अपभ्रंश के जो भेद बताए हैं, जैसे आपकी दिशाएं होती है ना, 4 दिशाओं के नाम, इन्होंने 4 दिशाओं के नाम बता रखे हैं और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बता रखे हैं, इसलिए मैं इनको इसलिए करवा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा याकोबी करवाए तो सबसे पहले उन्हीं का लिख लो। तो देखो एक सीक्वेंस आप क्या लिखते हो? पूरब लिखते हो, पश्चिम लिखते हो, उत्तर लिखते हो और दक्षिण लिखते हो, है ना। 4 दिशाओं का नाम। अगर आप जल्दी से आपसे कोई पूछे कि 4 दिशाओं के नाम बताइए तो आप सीधे बोलते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हो। तो इन्होंने दिया तो ऐसे ही, लेकिन ये उत्तर तीसरे नंबर पे न रख करके इसको यहाँ से काट देना, लास्ट में लगा देना उत्तर को, बन गया इनका। तो आसानी हो गई ना आपके समझने में, यानी कि पूरा पश्चिम कहा फिर दक्षिण उत्तर कहा। अगर क्रम लगाने को आ गया ना तब ये गड़बड़ाएगा। तो आप वही सीक्वेंस अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल जैसे आपको याद है वही पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण आप करिए। 4 दिशाएं बताई थी, बीच वाले को तीसरे नंबर में काटिए, उसको दक्षिण के आगे लिख लीजिए, है ना। तो आपके 4 ये निकल गए किसके? याकोबी के। अब देखिए इसके जस्ट बाद ये जो 3 चलते हैं ना, तीसरा चौथा और ये जो ये 3 4 5 चलते हैं, ये दिशाओं को लेके चलते हैं, ठीक है। और जो ये 2 चलते हैं ऊपर वाले, ये नागर को लेके चलते हैं। तो आपको ये ऐसे ही डिवाइड करना है कि पहला दूसरा तो नागर को लेके चले, उनको बाद में करेंगे। 3 4 5 जो हैं ये दिशाओं को लेके चलें। अब आप यहाँ पे देखिए, याकोबी के बाद उनके दोस्त आते हैं तागरे। तागरे क्या करते हैं ना, इनकी जो लास्ट वाली है इसको छोड़ देते हैं। तागरे के उसमें आप उतार दीजिए, पूर्वी उतार दीजिए, पश्चिमी उतार दीजिए, दक्षिणी उतार दीजिए, है ना। तो उनके बाद वाला एक लास्ट का नहीं लेगा, ठीक। तो इन्होंने नहीं लिया। अब आप नामवर को ले लीजिए, ये इनके क्या करेंगे, ये इनके इस वाले को छोड़ देंगे तागरे के, तो आप इनके उसमें पूर्व व पश्चिमी ले लीजिए। इसलिए मैंने आपको याकोबी को उठा के बताया कि ये कितना सरल है ना। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पूरब पश्चिम थोड़ा सा याद करना कठिन याकोबी का है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपको जैसे दिशाएं याद है वैसे लिखिए, तीसरे नंबर को कट करिए, उसके बाद उसको लास्ट में लिख दीजिए तो आपका निकल जाएगा। फिर लास्ट वाले में इसको कट करिए, दूसरे वाला निकल जाएगा या तगारे निकल जाएंगे। फिर तीसरे वाले को निकालने के लिए इसको कट करिए तो पूरब और पश्चिम आपका नामवर का निकल जाएगा, ठीक है। आपने इसको कंप्लीट कर दिया। अब आप आइए, अब आप किस में आएंगे? उधर आएंगे, ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे जो नमी साधु है ना, इनका देखो, मार्कंडेय जो होते हैं सब जानते हैं ना, मार्कंडेय ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे, तो इनकी महत्ता के गुण है। और नमी साधु जो है पहले ये उतने प्रचलित नहीं हुए, तो ये उपनागर में गए। पहले नगर आता है फिर उपनागर आता है ना, तो ये उपनगरों में गए, पहले उपनागर में गए। इनका नाम कम था तो ये उपनागर में गए। उपनागर के बाद ये कहाँ गए? ये आभीरों से मिले, है ना, आभीर से मिले। तो फिर आभीरों के बाद ये गाँव में गए, है ना। या एक बात आप याद रखिएगा, तो उपनागर में आभार व्यक्त किया था गांव के लोगों ने नमी साधु का, है ना। उपनागर में आभार व्यक्त किया था गांव के लोगों ने
नमी साधु का, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या याद कर लीजिए कि नमी साधु हैं थोड़ा सा मार्कंडेय से कम रहे थे, इनको नगरों में नहीं बुलाया, इनको उपनगरों में बुलाया। उपनगर में जब ये गए तो इनका बहुत आभार हुआ उपनगरों में, क्योंकि नगर में तो ये जाते नहीं थे, नाम थोड़ा कम था इनका, है ना, नाम कम था, तो उपनगरों में गए तो उपनागर हो गया। उपनागर के बाद उपनागर में इनका बहुत आभार व्यक्त किया गया, है ना, आभार हो गया। और इसके बाद जब ये उपनागर में अपना मोर्चा संभाले, वहाँ खूब आभार पाए, तब ये फिर गाँवों की तरफ चले गए, तो ग्राम्य हो गए इनकी, ठीक, ग्राम्य हो गए। अब इसके बाद आते हैं मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़े ऋषि थे, इनका तो सीधे नगर में नाम था, है ना, ये नगरों में नाम करते थे, नागर उपनागर कहते हैं ना, तो नागर में हुआ। जब ये नागर में इनका खूब चर्चा हुई, फिर ये उपनागरों में गए, फिर गए थे ये उपनागरों में, पहले नागरों में गए, फिर उपनागरों में गए, और उपनागरों में इन्होंने क्या किया, ब्राचड़ एक लैंग्वेज होती है ना, ब्राचड़ आपको एक भाषा सिंधी उसका आता है ना ब्राचड़, तो ब्राचड़ों में इन्होंने उपदेश दिए थे, किसने, मार्कंडेय ने। तो आपको ये अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ, है ना। तो एक बार मैं इसको और समझाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, इनसे एक प्रश्न बनता है कि उपनागर, नागर, ग्राम्य ये किसने कहा था, या ये कौन कहा था। अब मैं इसमें आपको जो ट्रिक बताई हूँ उसी को आप दिमाग में रखें, लेकिन मैं अभी सीधा सीधा आपको बताती हूँ कि नमी साधु क्या कहे थे। देखिए, इनका नाम कम था, जो नमी साधु थे इनका नाम कम था, तो ये नगर में नहीं गए, नगर में जाने में इनको डर लगती थी, तो ये नगर के बाद उपनागर में गए थे, ठीक है। उपनागर में जब गए तो इनका खूब वहाँ सम्मान उम्मान हुआ, तो इनको वहाँ आभार व्यक्त किया गया, ठीक है, आभार किया तो आभीर हो गया, ठीक। और फिर जब गांव उपनागर में जब खूब आभार मिला तो इन्होंने गाँव की तरफ जाना भी शुरू कर दिया, तो ये ग्राम्य हो गए, तीसरा इन्होंने ग्राम्य बोला था, ठीक। अब इसके बाद देखिए, मार्कंडेय जो ऋषि हैं इनका खूब नाम था, तो ये उपनागर में से पहले नागर में गए थे, जब इनका नगरों में खूब वर्चस्व हुआ तो फिर ये उपनागरों में गए, है ना, नगर के बाद फिर ये उपनागर में गए, और उपनागरों में जाकर के इन्होंने ब्राचड़ में संदेश दिए थे, ये बात याद रखना, ये गाँव में गए थे, ये ब्राचड़ में संदेश दिए थे, ठीक है। तो ये दो हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं याकोबी के लिए तो मैं आपको सरल सा बताई हूँ, याकोबी के लिए मैंने आपको बताया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर को काट दीजिए, उत्तर को लास्ट में लिख दीजिए, है ना। फिर तागरे आते हैं, तागरे के लिए आप क्या करेंगे, पूरब, ये इसको कट कर देंगे, है ना, तागरे को लिखेंगे तो इसको कट कर देंगे, पूरब, पश्चिम और दक्षिण कर देंगे। अब इसके बाद आते हैं नामवर, है ना, नामवर को लिखेंगे तो इसको कट कर देंगे, बस पूरब पश्चिम लिख देंगे। देखिए कितना इजी हो गया, है ना। तो केवल मार्कंडेय बड़े ऋषि थे, नगर में गए, फिर उसके बाद उपनगर में गए, वहाँ ब्राचड़ में इन्होंने संदेश दिया, याद करिए। और जो नमी साधु थे उनको अपना नाम बड़ा करना था, पहले वो उपनागर में गए, वहाँ उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया, फिर उसके बाद वो गाँवों की तरफ गए तो ग्राम्य हो गया। तो इस तरह से हमने ये पूरा किया। आगे अब देखिएगा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इम्पोर्टेंट है, जो अपभ्रंश है इसको भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति कौन माने हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी। ये अपभ्रंश को कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये भारतीय आर्य भाषा जो विकास कर रही थी ना, उसी की एक स्थिति गलत भी नहीं है। आप देखिए, आप जैसे संस्कृत आई, संस्कृत के बाद प्राकृत आई, प्राकृत विकास है, प्राकृत के बाद संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, तो संस्कृत के बाद पाली ने विकास किया, पाली आई तो अपभ्रंश ने विकास, प्राकृत ने विकास किया, प्राकृत आई तो अपभ्रंश से विकास किया, अपभ्रंश से अभ्रष्ट आई, पुरानी हिंदी आई, हिंदी तक, यानी कि विकास की ही तो एक स्थिति है। तो ऐसा कहने वाले कौन है कि अपभ्रंश कोई गलत नहीं है, विकास की एक स्थिति है, ऐसा कहने, ये विकास की स्थिति पर जोर दे रहे हैं ना, विकास की स्थिति है, कुछ ऐसा नहीं है कि अभ्रष्ट है या ये है, एक विकास की स्थिति है। कौन कहते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं, ठीक है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का, 6 से 11वीं सदी तक क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत का अपना क्या था, अपभ्रंश रूप रहा होगा। तो ये कहते हैं कि अगर आप पाली प्राकृत उसको पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मतलब उनका भी एक अपभ्रंश रूप रहा होगा, कह रहे हैं। जो प्राकृत लैंग्वेज जब चल रही थी तो प्राकृत में जो अपभ्रंश है उसका भी एक रूप चला होगा। कौन कहते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं। यहाँ पे उतना प्रश्न बनने वाला नहीं, बस समझते रहिए। जैसे पहले मागधी प्राकृत थी तो बाद में वो मागधी अपभ्रंश हो गई होगी, है ना, विकास बताया है। तो जो पहले प्राकृत में चली मागधी, तो क्या वो मागधी अपभ्रंश नहीं होगी बाद में? अगर अर्धमागधी प्राकृत है तो वो अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगी बाद में, और जो सौरसेनी प्राकृत है वो बाद में सौरसेनी अपभ्रंश होगी, यानी कि विकास कर रही है ना। तो अगर प्राकृत के बाद अपभ्रंश आ रही है और प्राकृत में जो चीज़ है तो वो अपभ्रंश करके आगे चलेगी, तो एक विकास की स्थिति है, कह रहे हैं। तो जो महाराष्ट्री है वो बाद में महाराष्ट्री अपभ्रंश
अपभ्रंश होगी, ऐसा मानने वाले कौन है? तो सुनीति कुमार चटर्जी। अब आप विकास की स्थिति अगर ध्यान रखेंगे तो जो चीज़ वहाँ प्राकृत प्राकृत करके चल रही है, जैसे मागधी प्राकृत है, तो अगर वो विकास करेगी तो फिर मागधी अपभ्रंश भी तो कहलाएगी ना। तो वही चीज़ कहा है कि विकास की स्थिति को ध्यान देना कि किसने अपभ्रंश को विकास की स्थिति कहा है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, अब बात आती है अपभ्रंश की ध्वनियाँ। ठीक है, अब क्या आ रही है? अपभ्रंश की ध्वनियाँ। और यहाँ पे अपभ्रंश की ध्वनि देने वाले कौन है? उदय नारायण तिवारी इसको डिक्टेट कर रहे हैं। आप एक बात याद रखिएगा, ये ध्वनियाँ और वर्ण ये पूछे जाते हैं, अपभ्रंश में कितने वर्ण हैं, पाली में कितने वर्ण हैं। जहाँ जहाँ वर्णों का बात हुआ है, शायद एक प्राकृत में वर्णों के बारे में कोई जानकारी नहीं आई, पाली में भी मैंने आपको जब कच्चायन और मोगलायन वाले पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने वर्ण आपको रखे थे, क्योंकि पाली के स्वर और यहाँ अपभ्रंश के स्वरों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, 10 स्वर मोगलायन ने माने थे, 10 स्वर यहाँ पर भी हैं और एज इट इज़ है, कोई वर्ण में हेरफेर नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अपभ्रंश तक जो पाली में स्वर माने गए थे वही स्वर माने गए हैं, बस आपको याद रखना है। तो उदय नारायण तिवारी का नाम याद रखना है। अपभ्रंश, यहाँ अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश अपभ्रंश है, और अपभ्रंश में आप ये 3 लेटर दिख रहे हो, इसी से याद रखना। उदय नारायण ने यहाँ पे वर्ण बताए हैं। ठीक है, वर्णों का के बारे में जो जिक्र किया है वर्ण उदय नारायण करते हैं। इस अ से पकड़िएगा, अगर अपभ्रंश में वर्ण किसने बताए थे पूछते हैं तो अ में 3 आ रहा है, इसका नाम भी उदय से आ रहा है, तो उदय नारायण तिवारी ने कहा था, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको नहीं है तो हाथ में आपकी गोविंद पांडे है, आप उसको देख लीजिएगा। आप जब पाली पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि 8 स्वर जो है वो कच्चायन दिए थे, है ना, कच्चायन दिए थे, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि कच्चायन ने 8 दिए थे तो 10 मोगलान ने दिए थे। तो 10 जो स्वर मोगलान के द्वारा दिए गए थे वही सेम हमारे अपभ्रंश में भी है, तो कोई बदलाव नहीं है। ये 2 को आप ध्यान रखें, बिल्कुल वैसे ही हैं। अ आ ई उ अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं पढ़ी जाती है अभी, है ना। ए में जब ऊपर चांद लग रहा है तो ये लघु है, ह्रस्व रूप है, और जब ए सिंपली लिखा जाता है तो ये दीर्घ रूप है। ओ के साथ बिंदी आएगी तो ह्रस्व रूप है, और ओ जो यहाँ आ रहा है दीर्घ। तो दीर्घ में तो ए और ओ को, ये जो ए और ओ है ये तो दीर्घ में हम भी पढ़ते हैं और दीर्घ में भी पढ़ते हैं। दीर्घ में जोड़ें तो 7 आते हैं, 7 स्वर। और अगर दीर्घ में आप इनको नहीं करते हैं तो ये आपके उसमें चले जाएंगे, है ना, संयुक्त स्वर में चले जाते हैं। अगर अभी की हिंदी में आप देखते हैं तो चाहे आप इसको 4 संयुक्त स्वरों में पढ़ें या 4 या दीर्घ में पढ़ते हैं तो दीर्घ में भी ये गिने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ यहाँ भी दीर्घ में ही गिनी जा रही है, जो ये हमारे अभी के हिंदी में यहाँ भी आपके दीर्घ में आती है। पर अगर इसको आपको ह्रस्व याद करना है तो ए के ऊपर ये जब चंदा मामा लगेगा ए, और ओ के ऊपर जब बिंदी लगेगी, ये यहाँ पे ह्रस्व है, ये याद रखना। यही पूछेंगे कि अपभ्रंश में ह्रस्व किसको कहा गया है, तो ए के सर पे चंद्र बिंदु और ओ के ऊपर चंद्र बिंदी, ये ह्रस्व स्वर हैं, इनको ध्यान देना। ज़्यादा सारा हमारा हिंदी की तरह है, उसको नहीं आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब जो मेन चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, उसको आपको ध्यान रखना है व्यंजन में। ठीक है, पहले तो अपभ्रंश में व्यंजनों की संख्या आपसे पूछते हैं, अपभ्रंश में व्यंजन कितने हैं, तो 30 है। ठीक है, वहाँ पे आप मोगलान वाले में पढ़ते हैं तो वहाँ पे 33 थे, अगर आपको याद होगा तो 33 और 10 वहाँ पे मुझे लग रहा है कि 10 स्वर माने थे, और 33 दोनों ने व्यंजन माने थे, कच्चायन ने भी। और अगर जोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से 41 स्ट्रेंथ आ रही थी कच्चायन की और 43 स्ट्रेंथ आ रही थी मोगलान की। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 8 स्वर उन्होंने माने थे प्लस 33 कर रहा था, तो 8 और 33 जोड़ के शायद 41 ही आ रहा होगा, काउंट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। और ऐसे ही 10 स्वर था और 33 ये था, आप जोड़ लीजिए। ये 3 आपका इधर आ गया, 3 1 4, ये 43 है ना, तो 43 और 41 ये इस तरह से उन्होंने वहाँ पे दिए थे, यानी कि उन्होंने व्यंजन वहाँ पे पाली में कितना माना था, 33 माना था। देखिए 3 सीधे यहाँ पे कम हुआ है ना, तो यहाँ पे 43 जो 33 वो माने हैं, तो 3 अपभ्रंश में आपके कम होकर के 30 हो रहे हैं। अब आपको अपभ्रंश में व्यंजनों की संख्या को याद करना है। स्वर तो एकदम 10 ही हैं, वहाँ भी 10 थे, यहाँ भी 10 हैं, लेकिन आपको व्यंजन याद करने हैं कि व्यंजन वहाँ पे 33 थे पाली में, यहाँ पे 3 माइनस हुए हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। माइनस होने वाले मेरे ख्याल से एक वहाँ पे ये इस तरह का ल है, ये गायब हुआ होगा, और एक जो अंक की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे अंक की मात्रा का प्रयोग नहीं है, है ना।
और एक आध और होंगे, अभी ध्यान में आ नहीं रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आपको अपभ्रंश को समझना है। ठीक है, अपभ्रंश को आपको समझना है कि अपभ्रंश में आपको व्यंजनों में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहली बात देखिए, जब हम कभी वर्गीय व्यंजन पढ़ते हैं ना, जब वर्गीय व्यंजन पढ़ते हैं, हमारे वहाँ वर्गीय व्यंजन किसको कहा जाता है? क च क ख ग क च ट त प, इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है ना। पाँच जो होते हैं इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय का मतलब ये होता है कि हर एक पंक्ति में क्या होते हैं? 5 आते हैं, जिनको जोड़ करके आप 25 कहते हैं। ये अभी की हिंदी में भी देख लीजिए और पाली वाली में भी देखेंगे तो 25 ही होते हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, जैसे यहाँ है वैसे ही सेम जो अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं देवनागरी वाली, उसमें भी और उधर पाली में भी सेम है। जो परिवर्तन है इधर अंतस्थ और उसके बाद वहाँ पे पाली में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन अपभ्रंश में तो आप इन्हीं में परिवर्तन देख रहे हैं। जो 25 व्यंजन है यहाँ पे 25 रहते ही नहीं है। देखिए, ये जो क और च वाली लाइन दिख रही है ना, इसमें जो लास्ट में ङ आता है और च छ ज में जो य आता है ये गायब है, अपभ्रंश में ये नहीं होता है। तो क वाली लाइन में भी 4 है, च वाली लाइन में भी 4 है। ये कितना बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो हमको 5 दिखते हैं तो ये वाले में 4 हैं, यहाँ पे दूसरे वाले में भी 4 हैं। ठीक है, तो यानी कौन नहीं है? एक ङ नहीं है और एक य यहाँ पे अपभ्रंश में नहीं है। तीसरी बात देखिए, जो ट ठ ड ढ ये 5 में चलती है, त थ द ध न ये भी 5 में चलती है, प फ ब भ म ये भी 5 में चलती है। और सबसे बड़ी बात जिसको हम अंतस्थ में जहाँ पे हम य र ल व 4 पढ़ते हैं, यहाँ पे अपभ्रंश में 5 होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ अपभ्रंश में जो तालव्य श आता है ये ऊष्म में न होकर के अंतस्थ में है। कितनी बड़ी बात है। अगर माइंड में आपने स्टोर नहीं किया इस चीज़ को तो आप इसको ऊष्म लगा के आएंगे, 100% ऊष्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया कि अपभ्रंश में ठीक है, अपभ्रंश में अंतस्थ स्वर कितने होते हैं, तो अंतस्थ स्वर आप कितना पढ़ते हैं? य र ल व पढ़ते हैं, लेकिन ये 4 ही नहीं होते हैं, तालव्य श भी इसके अंदर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर अभी हिंदी में देखते हो ये तालव्य श कहाँ आता है? ऊष्म में आता है। तो इसको जोड़ करके अंतस्थ व्यंजनों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 5 है, जो कि 4 होती है। ठीक, तो ये तालव्य श के आने से अंतस्थ में 5 व्यंजन होते हैं। यह आपको यहाँ पे याद करना है। ज़्यादा जो ऊष्म है वहाँ पाली में भी स और ह ही ऊष्म था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पाली में तीनों स का एक ही रोल होता है। वहाँ पे तो एक ही स था, तालव्य श नहीं था, लेकिन यहाँ पे तालव्य श है, लेकिन वो अपभ्रंश के अंदर, ये अंतस्थ के अंदर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, तो हमने अब क्या डिफरेंट पढ़ा इसमें, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपने ङ को अपसेंट पाया, ठीक है, एक गलती। दूसरा आपने यहाँ पे य को अपसेंट पाया। अगर आपको अपभ्रंश में कंठ वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो आप 5 मत लगा देना, यहाँ पे 4 होगी। क्यों? क्योंकि ङ नहीं होता है। ठीक, तालव्य की आपको स्ट्रेंथ पूछे जाए तो भी 5 मत लगाना, वो भी क्या होती है? 4 होती है। तो पहले 2 लाइन में आपको 4 मिल रहे हैं। ठीक, मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ आपके सही है। अंतस्थ को आपको याद रखना है। फिर हम लोग अंतस्थ में केवल 4 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतस्थ 5 हैं। तो य र ल व सेम वैसे ही हैं, लेकिन जो तालव्य श हम ऊष्म में पढ़ते हैं वो यहाँ अपभ्रंश में अंतस्थ में है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में क्या आ रहे हैं? ऊष्म व्यंजन में स ह पाली की तरह ही आ रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन ये जो स यहाँ आ रहा है ना अंतस्थ में, ये पाली में नहीं होता है। ठीक, ये पाली में नहीं होता है। अब इनको आप काउंट करेंगे तो आपके पास ये संख्या कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो तीन ही चीज़ हमने नई बात पढ़ी है, ये ङ का नहीं होना, य का नहीं होना और श का प्रयोग कहाँ होना? अंतस्थ में होना। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 5 होना, ये हमारे लिए नई बात है। अब एक बात और याद रखिएगा, न यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि न और तालव्य श को इन्होंने किस अपभ्रंश में रखा है, तो आपको याद रखना है ये पूर्वी अपभ्रंश में रखे हैं। ठीक है, पूर्वी अपभ्रंश, ये पूर्वी शब्द को नहीं भूलना है, क्योंकि ये यूनिक बना रहा है इसको, है ना। जो न और स को हम पढ़ रहे हैं ये पूर्वी अपभ्रंश में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा अपभ्रंश के वर्ण संख्या को। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। स्वर बिल्कुल मोगलाइन की तरह होंगे और क ख ग घ ये 4 होंगे, 4 व्यंजन होंगे। च छ ज झ, चा छ ज झ
ठीक है, य होंगे। अगर कौन से व्यंजनों में वो लुप्त हैं पूछेंगे तो ङ और य का लुप्त हुआ है, ये बात आपको बतानी होगी। कौन से पूर्वी अभ्रंश है पूछेंगे तो न और तालवी श पूर्वी अभ्रंश है, ये बताना होगा आपको। और पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको 5 बतानी है। यर और लवा आपको पता है, 4 आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको तालवी श को ध्यान रखना है, ये अभ्रंश में अंतस्थ में आता है। ठीक है, वहाँ पे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 5 होती है। एकदम मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ था जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि तालवी श अभ्रंश में आता है। ठीक है, तो हम तो उसमें पढ़ते आ रहे हैं, अगर बाय द वे किताब में ध्यान नहीं दिया होता तो हम इसको कहाँ पे लगाते, हम लोग इसको उसमें में लगाते हैं ना। तो यहाँ पे अभ्रंश में ये तालवी श है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि अभ्रंश भाषा की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। अभ्रंश ओकार बहुला है। क्या है अभ्रंश? ओकार बहुला। देखिए, अगर अभ्रंश जैसे ओकार है, उकार है, ऐसे वहाँ पे दिया होगा अभ्रंश ओकार है कि आकार है कि ना, अपभ्रंश। अभ्रंश क्या है आपको लिख देंगे कि ये आकार बहुला है ना, या ये ओकार बहुला है ना, या ये उकार बहुला है, या ये इकार बहुला है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या पकड़ना है, ये अपभ्रंश जो है ओकार बहुला है। ठीक है, ओकार बहुला है, तो इसको आप उकार याद रखेंगे। ना आकार है, ना ओकार है, उकार है। ठीक, अपभ्रंश क्या है? ओकार है। फिर अगला जो इसमें आ रहा है दूसरा क्या है, अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही है। ठीक है, अपभ्रंश क्या है? वियोगात्मक है। आपको ध्यान रहा होगा कि हम हिंदी को क्या पढ़ते हैं, हिंदी को हम वियोगात्मक कहते हैं। ठीक है, हिंदी वियोगात्मक पढ़ते हैं ना। और अगर संस्कृत को पढ़ते हैं तो संस्कृत क्या है? संस्कृत संयोगात्मक है ना। लेकिन संस्कृत के पाली प्राकृत आते हैं, लेकिन ये जो ये हिंदी है ना, ये जस्ट अपभ्रंश के बाद आती है। तो अगर हिंदी है तो इसके बाद अपभ्रंश में भी वियोगात्मक वाला भाव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी परसर्गों का प्रयोग बाद में होने लग गया था। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ये अपभ्रंश हिंदी के ज़्यादा क्लोज है ना, तो जैसी हिंदी होगी वैसी अपभ्रंश भी होगी, यानी कि ये वियोगात्मक है। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, अपभ्रंश में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, 2 ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। तो आप यहाँ पर अपभ्रंश की जब विशेषताएं पढ़ेंगे ना, तो आपको ध्यान रखना है, अपभ्रंश की जब आप विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी को दिमाग में रख के करिएगा। अगर आप, क्योंकि अपभ्रंश जो है एकदम हिंदी के क्लोज है, इसके तुरंत बाद हिंदी निकल रही है, तो जो चीज़ हिंदी में हो रही है, हिंदी वियोगात्मक है ना, हिंदी वियोगात्मक है, तो अपभ्रंश भी क्या है? वियोगात्मक है। हिंदी में आपने पढ़ा है कि इसमें क्या कहते हैं, 2 लिंग होते हैं और 2 वचन होते हैं, है ना, तो यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, अपभ्रंश में भी 2 लिंग 2 वचन होंगे। ठीक है, अब देखिए, अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या, अपभ्रंश का बिगड़ा रूप क्या कहते हैं? अवहट्ट कहते हैं ना, अभी हमने पढ़ा था अवहट्ट। तो अवहट्ट, उसके बाद अवहट्ट के बाद आपकी हिंदी आती है, तो इसको बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। अगर पूछते हैं कि अवहट्ट अपभ्रंश का ही प्रवर्ती यानी परिवर्तित रूप है, यानी कि परवर्ती का मतलब बाद वाला है ना, आप पढ़ते हैं एक शब्द पूर्व पढ़ते हैं मतलब पहले वाला, एक परवर्ती पढ़ते हैं तो बाद वाला, है ना। तो अपभ्रंश जो थी इसके बाद अवहट्ट के रूप में आई, तब जाके हिंदी आई, तो ये बीच की भाषा थी, इसलिए आप यहाँ क्या कहेंगे, परवर्ती कौन है अपभ्रंश का? अवहट्ट है। ठीक, फिर अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में किया है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता रही थी जब अवहट्ट, वहाँ पे मैंने आपको भाषा पढ़ाया था ना कि इसके अन्य नाम अपभ्रंश है, अवहट्ट है, और क्या कहते हैं, पट्टमंजरी है, तो वहाँ पर आया था आपका अवहट्ट शब्द भी। तो आप अवहट्ट कौन दे रहा है, देखिए जैसे आभीर पढ़ा था तो हमने कहा आभीर दंडी ने अपभ्रंश को कहा है, हमने वहाँ पे अभ्रष्ट पढ़ा था तो हमने विभ्रष्ट पढ़ा था तो हमने कहा भरत मुनि ने कहा है ना। वैसे ही अवहट्ट किसने कहा है, यहाँ पे आपका स्पष्ट हो जाता है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में कहा है, और सर्वप्रथम प्रयोग की बात हो रही है। तो जो अवहट्ट शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में हुआ है। आप सिद्धों के लिए भी पढ़ते होंगे ना, सिद्धों का भी पहली बार जो चर्चा मिलती है वो इन्हीं की रचना में वर्ण रत्नाकर में आती है। ठीक है, तो आपको इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारी तीसरी, देखिए अब हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा के तीनों पार्ट पूरे हो गए, पाली, प्राकृत और आज हमने
अपभ्रंश को भी पूरा कर लिया। अब हमारे पास नया जो टॉपिक आ रहा है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कह रहे हैं, और ये सारे मिक्सअप होने वाली चीज़ें हैं। जैसे इन्होंने भी सेम कहा है, इन्होंने भी सेम कहा है, तो यहाँ थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे इसको भी। तो कल हम जो नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, इसके कोई ऐसे बांटा नहीं गया है इसको, जैसे वो दोनों बटी हुई है। प्राचीन वाली वैदिक लौकिक में बटी थी, और मध्यकालीन वाली 3 में बटी है, पाली प्राकृत और अपभ्रंश में बटी थी। लेकिन इसके लिए इतना ही अच्छा है कि ये आधुनिक भारतीय जो भाषा है ये ऐसे बटी नहीं है। सीधे सीधे इसके बारे में किसने क्या मत दिया है, थोड़ा पढ़ना जटिल होगा, लेकिन हम उसको हल्का करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप सुनिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक आध लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा, यही मैं आपका सहयोग समझूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।